पिछले 3 घंटों से इसे इस कमरे में लाकर छोड़ दिया गया था और कमरे को ताला लगा दिया गया था। भूख से इसका बुरा हाल था। न जाने कितनी बार इसने खुद को आईने में देख लिया। इसका हुलिया भी अजीब से अजीब था। चाची ने बस एक शॉल इसके चारों तरफ लपेटी और इसे इन्हीं कपड़ों में अलविदा कर दिया, जिन कपड़ों में वो घर के कामकाज कर रही थी। निकाह पंचायत में हुआ और वहां से इसे लाकर अनस खान ज़दा ने इस हवेली के कमरे में बंद कर दिया और अभी तक वो वहीं थी। भूख से इसका बुरा हाल था। सुबह नाश्ते में भी इसने चाय का बस एक कप लिया और अब शाम होने को थी, लेकिन ना ही किसी ने आकर इसका हालचाल पूछा और ना ही इसे खाने के लिए एक निवाला दिया। कमरा बाहर से ताला लगा हुआ था। बड़ी हिम्मत करके वो दरवाजे तक आई और दरवाजे पर दस्तक दी। एक बार, दो बार और फिर लगातार दस्तक देने लगी। जब कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाली औरत ने इसे अजीब नज़रों से देखा और फिर इसे धक्का देकर फर्श पर फेंक दिया। क्या मुसीबत आ पड़ी है जो इस तरह दरवाज़ा पीट रही हो? मर नहीं रही तुम? यहाँ किसी को ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है और तुम दरवाज़ा पीट रही हो। जानती भी हो कि तुम यहाँ पर वानी होकर आई हो और वानी में आई हुई लड़की को इतनी हैसियत नहीं होती कि वो खुद से सांस भी ले लें। आने वाली औरत ने इसे सख्ती से पकड़ लिया और इसके जबड़े दर्द करने लगे, लेकिन वो अपने गुस्से को इसके सामने उड़ेलते हुए इसे और डराती जा रही थी। वो बस थोड़ी सी रोटी दे दें, मुझे भूख लग रही है, गुजारिश करते लहजे में इसने कहा था। इस वक्त वो रहम की तलबगार नजर आ रही थी। कोई भी होता तो इस पर रहम खाकर इसे रोटी के चंद निवाले दे देता, जिसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। लेकिन सामने खड़ी रिहाना बेगम के लिए वो कोई हैसियत नहीं रखती थी। तुम सोच भी नहीं सकती यहाँ तुम्हारा क्या हाल होगा। इसे धमकियों से नवाजकर रिहाना बेगम कमरे से बाहर चली गई और वो वहीं फर्श पर बैठती चली गई। जिंदगी ने उसे आज इस तरह जितनी तकलीफों से मिलवाया था, यही तकलीफ इन सबसे बड़ी थी कि वो अजनबी लोगों के बीच एक ऐसे गुनाह का निशाना बन रही थी जो कि इसकी रूह को छलनी कर देता, क्योंकि इसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी सज़ा इतनी भयानक होती। किसी और के किए हुए गुनाह की सज़ा इसे मिल रही थी और वो बेबस थी। ये रात का ना जाने कौन सा पहर था जब अनस कमरे में दाखिल हुआ और वो बेचैन होकर उठी। सर बुरी तरह घूम रहा था। अनस ने सर से पैर तक इसका जायजा लिया और फिर इसके करीब आ गया। कुर्सी पर हाथ बांधे वो बड़ी बारीकी से इसे देख रहा था, जो शॉल में खुद को समेटे गुजारिश भरी नजरों से एक बार इसे देखने के बाद अपने पैरों पर नजर जमाए खड़ी थी। बुरी तरह कमजोर होते हुए भी वो खुद को नॉर्मल दिखा रही थी। जब अनस आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, ताई अम्मी बता रही थी कि तुम बड़ा हंगामा कर रही हो। किस बात का हंगामा? तुम्हें अपनी हैसियत का तो पता है ना? वो बोला और जैसे कमरे की सारी चीजें इसकी सख्त बात से डर गईं। सामने खड़ी लड़की का दिल बुरी तरह कांप उठा था। भूख से आंखों के सामने तारे घूम रहे थे और पूरे बदन पर कपकपी थी। थकावट इस कदर ज्यादा थी कि इसे बेचैनी हो रही थी और वो भी इसकी बेचैनी को नोट कर रहा था। अभी वो सारे मामले सुलझाने के बाद इस कमरे से गुजरते हुए निकलने लगा तो इसे ख्याल आया और वो मुड़कर इसे देखने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इस वक्त इसके चेहरे पर फैली हुई झुर्रियां इसे अजीब डर में इसे डाल रही थीं। हमेशा की तरह अपने नरम दिल के एहसास की वजह से वो 2 कदम पीछे हटा और कमरे से बाहर निकलकर नौकरानी को आवाज देकर कहा था कि इसे खाना पहुंचा दो, और कोई भी सख्त बात किए बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया, क्योंकि इस वक्त वो इसे इस हालत में नहीं लग रही थी कि वो इसके साथ कोई भी गैर जरूरी या सख्त बात करता। बस एक नज़र इसे देखने के बाद खाना इसके कमरे में भिजवा दिया और अब अपनी बीवी के नाज नखरे उठाने के लिए अपने कमरे में जा रहा था। जबकि वो देर तक इसकी पीठ को घूरती रही, दिल बुरी तरह डरा हुआ था। उसने तो सोचा था कि ना जाने अनस से कौन से सख्त जुमले, कौन सी तकलीफें सहनी पड़ेंगी, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। अनस ने इसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इस पर
एक नरम निगाह डालकर अपना सख्त लहजा भी बदल लिया और कमरे से जाते जाते इसके लिए नौकरानी को खाने का हुक्म भी देकर गया। सुकून की एक लहर ने उसके जिस्म में दौड़ना शुरू किया और वो वापस बेड पर बैठ गई। कमरा बहुत छोटा था। कमरे में बस एक बेड और साइड पर एक सोफा रखा हुआ था। वो नहीं जानती थी कि इसे यहाँ पर हमेशा रहना पड़ेगा या फिर इसके साथ क्या किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इसके लिए भूख सबसे ज्यादा जरूरी थी और कमरे में दाखिल होते नौकरानी ने ठंडी चावल की प्लेट इसके सामने रख दी। यूं आंखें फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म था कि तुम्हें ही खाने को दिया जाए। कल के बासी हैं, खा लो। और इसे इस वक्त दुख और तकलीफ के बावजूद ये सामने पड़े हुए ठंडे चावल भी जिंदगी बचाने के लिए कम नहीं लग रहे थे। मगर इसकी बात पर ध्यान दिए वो जल्दी से इस प्लेट पर टूट पड़ी और जल्दी से वो ठंडे चावल खत्म करने लगी। जबकि नौकरानी ने एक रहम भरी नजर इस पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। खाना खाने के बाद जब भूख का एहसास कम हुआ तो वो बेड पर जाकर लेट गई। नई जगह पर नींद मुश्किल से आई, लेकिन फिर भी भरे पेट के साथ नींद का एहसास इस पर हावी होता चला गया और वो अपनी आंखें बंद करती चली गई। जैसे तैसे करके इसने इस हवेली में अपनी जिंदगी की शुरुआत तो कर ली थी, लेकिन अब आगे कौन से हंगामे इसकी जिंदगी में होने वाले थे वो इन बातों से अनजान थी। अनस कमरे में दाखिल हुआ तो अजरा बड़ी बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। भरे भरे जिस्म पर इसने चादर फैला रखी थी। बिखरे हुए बालों के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब अनस ने इसे एक नज़र देखा और फिर बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, मेरी शहजादी मेरा इंतजार कर रही हो? वो हमेशा की तरह बड़े खुशगवार मूड में बोला, क्योंकि अजरा को देखकर हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी। अजरा ने तेज नजरों से इसके चेहरे का जायजा लिया। कहाँ से आ रहे हैं आप? इसने सख्त लहजे में पूछा था और अनस मुस्कुरा दिया। अभी कुछ मामले देखकर आ रहा हूँ। पंचायत के बारे में कुछ जरूरी बातचीत करनी थी। कुछ लोग मिलने आए हुए थे और अब सीधा तुम्हारे कमरे में। जबकि अजरा ने सख्त नजरों से इसे घूरा। सीधा तो नहीं आ रहे आप अनस, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप उस लड़की के कमरे में गए थे। अजरा के सवालिया लहजे पर वह अजीब हैरानी का शिकार हुआ। इससे कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए बस एक नजर इस लड़की को देखा था, बगैर किसी वजह के। वो बस देखना चाहता था कि वो किस हाल में है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मैं बस देखने, नरम लहजे में। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर लेता, जब अजरा ने सख्ती से इसे गिरेबान से पकड़ लिया। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर इस लड़के की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो आप जानते हैं कि वो इस घर में किस हैसियत से आई है। खबरदार, अगर आपने अपने निकाह का सहारा लेने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि वो मेरे पापा के कातिल की रिश्तेदार है और यहाँ पर वनी होकर आई है, आपके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए नहीं। और इसने नरमी से हजरा के हाथ थाम लिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे इस वक्त अजरा के सख्त लहजे की परवाह नहीं थी, बल्कि थकावट से भरा हुआ और दिन भर तकलीफ के बावजूद वो बहुत नरम दिल और खुशगवार मूड में था। लेकिन अजरा ने इसका सारा मूड खराब कर दिया। इस हकीकत से भी वो लोग अच्छी तरह वाकिफ थे। उसके बाप की मौत के बाद सारा सिस्टम जब ताया के हाथ में आया तो ताया ने इसे अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। बचपन से वो अजरा से जुड़ा हुआ था और हमेशा से इसने अजरा को अपनी बीवी की हैसियत से देखा और हमेशा इसी के बारे में सोचा। इसकी नरम दिली, शरीफ तबीयत और तमीज से बात करने का ये आलम था कि इसने आज तक अकील साहब के सामने सर उठाकर बात नहीं की। उनके सख्त लहजे और जुल्म पर भी वो हमेशा खामोशी अपनाता था और अकील साहब हमेशा इसकी इसी बात का फायदा उठाते रहे। अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए भी उन्होंने कुछ मामलों में बहुत सख्ती दिखाई थी और ये शर्त लिखवा ली कि तलाक देने की सूरत में वो अपनी सारी संपत्ति से हाथ धो बैठेगा और सारी संपत्ति अपने आप अजरा के नाम हो जाएगी। लेकिन इसे फिर भी कोई परवाह नहीं थी। वह अजरा से मोहब्बत करता था और हमेशा उसके साथ ये रिश्ता निभाना चाहता था। लेकिन अचानक जो कुछ हुआ
वो सबके लिए हंगामा खेज था। अकील साहब अपने नौकर के साथ शिकार के लिए गए थे और शिकार के दौरान ही उनकी मौत हो गई, वो भी गोली लगने से। और सारा इल्जाम उनके करीबी नौकर पर डाल दिया गया, जो कि नौजवान लड़का था और हमेशा ही अकील साहब के साथ पाया जाता था, क्योंकि इसके बाप ने लंबे समय तक अकील साहब के पास नौकरी की थी। और अब जब वो बीमार रहने लगा तो इसने अपने बेटे को अकील के हवाले कर दिया। और अकील खान इन पर हुक्म चलाना बड़े अच्छे से जानता था। कोई नहीं जानता था कि हकीकत में वहां क्या हुआ, लेकिन इस लड़के के भाग जाना साबित कर दिया गया कि सब में इस लड़के की साजिश थी। और फिर हवेली का सारा सिस्टम अनस के कंधों पर आ गिरा। पंचायत बैठ गई और पंचायत में खून का बदला खून या फिर वनी में मांगी हुई लड़की, जबकि वो इसी बात पर अड़ा हुआ था कि हर हाल में उसे वो लड़का चाहिए ताकि वो हकीकत जान सके। और अगर इस लड़के ने गलती की है तो इसे उसकी सजा दी जाए, क्योंकि सजा का हकदार भी वही है। लेकिन ये फैसला भी रिहाना बेगम और अजरा का अपना ही था। वो नहीं जानता था कि अजरा आखिर चाहती क्या है। इसने बड़ी मिन्नतों और गुजारिशों से अनस को राजी किया कि वो इस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए और इसे वनी करके इस हवेली में लेकर आए, क्योंकि वो चाहती थी कि इसके पापा का खून बर्बाद न जाए। वो दोनों जिद पर अड़ी हुई थीं, जबकि अनीसा बेगम इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को इन सब की गुलामी करते हुए देखा था। हालांकि अनस खानज़ादा था, उनका इकलौता बेटा भीगी बिल्ली बन जाता और खामोशी अपनाता था। अनीसा बेगम हमेशा इस बात से चिढ़ती थी और अपने बेटे को अपना हक लेने, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान मनवाने की सलाह देती रहती थी, क्योंकि इनके बेटे की वजह से इनकी हैसियत भी इस हवेली में कुछ नहीं थी। रिहाना बेगम और अजरा यूँ समझती थी जैसे अनीसा बेगम का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि सब कुछ इन्हीं का है। और यही वजह थी कि अनीसा बेगम भी अजरा से अच्छा खासा शक करने लगी थी और खामोशी अपनाते हुए खुद को एक कमरे तक ही हद में रख लिया था। लेकिन फिर भी उनका बेटा फर्माबरदार था और उनके लिए ये बात सुकून देने वाली थी। निकाह करके वो इस लड़की को इस हवेली में लेकर तो आ गया, लेकिन इसे यकीन था कि वो कभी भी अजरा के हक में किसी को दखल नहीं देने देगा। वो अजरा से मोहब्बत करता है और बेहिसाब मोहब्बत, और ये रिश्ता अजरा ने करवाया है तो कोई भी गुंजाइश नहीं बचती कि वो कभी भी इस लड़की की तरफ कदम बढ़ाएगा। हाँ, अगर इस हवेली में वो वनी की हैसियत से रहेगी, तब तक जब तक कि इसका चचेरा भाई वापस लौटकर नहीं आता। उन्होंने कोशिश की थी कि इस लड़के की बहन को वनी कर दिया जाए, लेकिन खानदान वालों का दबाव था कि वो वनी में यही लड़की देंगे। और फिर पंचायत के फैसले पर इसे खामोशी अपनानी पड़ी। और अब इस लड़की का हुलिया और इसकी मासूमियत और कम उम्र देखकर इसे अफसोस हुआ था। इसे यूं लग रहा था जैसे कि इस लड़की के साथ भी इसने नाइंसाफी की। आखिर इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब अजरा इसके साथ इस लहजे में बात कर रही थी। शायद वो इस लड़की को लेकर असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन फिर भी इसने नरमी से इसे अपने करीब कर लिया। वो गर्भावस्था के दौर से गुजर रही थी और हमेशा की तरह इसके लिए सुकून देने वाली थी। नरमी से इसकी गर्दन पर हाथ रखा। अजरा भी इसकी पकड़ में पिघलती जा रही थी। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ अनस। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती। याद रखिए कि वो लड़की बनी होकर यहाँ आई है। इसने एक बार फिर यकीन दिलवाया, जैसे कि वो अनस को याद दिलाना चाहती है कि वो कभी भी अपनी हदें ना भूले। और अनस, जो पूरी तरह इससे गुम था, कबूल कर गया कि वो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कभी भी इस लड़की के करीब नहीं जा सकता और ना ही आज के बाद हमारे बीच इस लड़की को लेकर झगड़ा करोगी, समझी? इसने सख्ती से कहा। और अजरा ने खामोशी अपनाई। इस वक्त वो कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं था। इसके होठ अजरा की गर्दन पर नाच रहे थे और अजरा मदहोश होती जा रही थी। इसे अंदाजा हो रहा था कि वो इस वक्त इसकी करीबी की तलबगार है। सो अजरा ने खुद को इसके हवाले कर दिया और जितना मुमकिन था वो इसके वजूद से सुकून हासिल कर रहा था। इस वक्त गहरी नींद सो रही थी जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने इसे जगा दिया और वो जल्दी से
बेड से उतरकर दरवाजे तक आई, दरवाजा खोल दिया। जब रेहाना बेगम ने सख्ती से बाजू झंझोड़ते हुए बाहर लाकर खड़ा कर दिया, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ, यहाँ पर सोने की नहीं आई हो तुम? उनके गुस्से पर वो शर्मिंदा हो गई। बेगम साहिबा, बस आग लग गई। उसने जल्दी से सर झुका लिया। रेहाना बेगम इससे रात ही चेतावनी दे चुकी थी कि वो यहाँ पर सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से है। जल्दी से किचन में जाओ, सायरा से काम समझो और सबके लिए नाश्ता तैयार करो। और खबरदार, अगर आज के बाद तुम्हें जगाने के लिए मुझे तुम्हारे दरवाजे तक आना पड़ा, समझी तुम? उन्होंने सख्त लहजे में कहा और एक सख्त नजर इस पर डालकर पलट गईं और वो गायब दिमाग से उनकी पीठ को देखकर जल्दी से कमरे में वापस चली गई। मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारकर कमरे से बाहर निकल आई। अनीसा बेगम अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। शायद हवेली के सारे मामले रेहाना बेगम के हाथ में थे, इसलिए उन्होंने किचन में मौजूद नौकरानी सायरा को हिदायत कर दी थी कि वो सारे कामकाज उस लड़की के हवाले कर दे। और किचन में जाते ही सायरा ने इस पर हुक्म चला दिया कि वो सबके लिए नाश्ता तैयार करे। अपने माँ बाप की मौत के बाद जब से वो चाची के हाथ में आई थी, तब से ये कामकाज कर रही थी और ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इसे हर काम में महारत हासिल थी। बचपन से चाची के सख्त रवैये की वजह से इसने एक दिन भी काम में कोताही नहीं बरती और यही चीज इसके काम आ रही थी। जल्दी जल्दी हाथ हिलाते हुए नाश्ता तैयार करने लगी। अभी ये सब कुछ इसके लिए नया था, इसलिए सायरा इसे साथ साथ सब कुछ बता रही थी। लेकिन फिर भी इसे उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में भी सारे काम इसके लिए सीमित कर दिए जाएंगे और वो सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से रहेगी, क्योंकि इसे पहले ही इस बात का अंदाजा देकर बता दिया गया था कि नाश्ता तैयार करने के बाद इसने हल्का फुल्का बाकी काम समेटा। तब तक नाश्ते की टेबल पर लोग जमा होने शुरू हो गए और वो भी अजरा के साथ नीचे उतरा था। इसने सायरा के साथ मिलकर सारा नाश्ता लगा दिया। अनीसा बेगम ने पहली बार इसे देखा था और दुपट्टे में लिपटा हुआ चेहरा बेहद मासूम था। इसकी उम्र शायद 22 साल थी और मासूमियत चेहरे से टपक रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए वो कुछ नर्वस नजर आ रही थी। शायद यहाँ पर अनस की मौजूदगी की वजह से वो काफी परेशान थी। जब अजरा ने इसे सख्त नजरों से देखा, तुम्हारा यहाँ पर होना जरूरी नहीं है, इसलिए तुम काम काज तक ही रहा करो और ये काम सायरा को करने दिया करो। अजरा के सख्त लहजे पर इसने एक नजर अजरा को देखा और फिर सहमति में सर हिलाकर वापस चली गई। अनस चुपचाप अजरा के बगल में बैठा नाश्ता कर रहा था। अनीसा बेगम काफी देर इसे गहरी नजरों से देखती रहीं और फिर उन्होंने रेहाना बेगम की तरफ ध्यान किया था। मैं चाहती हूँ कि इस लड़की पर ज्यादा जुल्म ना किया जाए। भाई साहब की मौत कैसे हुई अभी ये सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की बनी होकर हमारे पास आ गई है, तो इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उन्होंने बहुत तमीज से बात की थी, लेकिन रेहाना बेगम उनकी बात सुनकर भड़क गईं। आप क्या चाहती हैं? मेरे शौहर मारे गए हैं और आपको अपनी नर्म दिली की पड़ी हुई है, या फिर आप इसे बहू समझने की गलती कर रही हैं? रेहाना बेगम हमेशा की तरह सख्त लहजे में बात कर रही थी। जब अनस ने एक नजर उन्हें देखा और फिर अजरा के चेहरे को देखा, ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मम्मा, इससे पहले वो भी अपनी बात पूरी करता, अजरा की सख्त पकड़ ने इसे चुप कर दिया और वो बस अजरा के चेहरे को एक नजर देखकर रह गया। ये सच था कि इसे भी अच्छा नहीं लगता था कि वो लड़की यहाँ किसी भी नौकरानी की हैसियत से रहे, बल्कि वो बहुत नरम दिल इंसान था और चाहता था कि अगर वो यहाँ नौकरानी की हैसियत से भी रहे तो फिर भी इस पर कोई जुल्म ना किया जाए। लेकिन अजरा की नाराजगी को वो मोल नहीं ले सकता था, इसने खामोशी अपनाई। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस वक्त अनीसा बेगम के दिमाग में कौन सा ख्याल उभर आया। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा अजरा और रेहाना बेगम की गुलामी करते हुए देखा था। जब से अकील साहब ने इन दोनों का निकाह किया था, तब से अजरा हमेशा इस पर हुक्म चलाती हुई नजर आई। इसकी इजाजत के साथ वो सांस लेता और इसकी हदों में रहता था। आज तक इसे इजाजत नहीं थी कि वो बाहर जाकर दोस्तों से घुल मिलकर बात कर लेता, और ये बात अनीसा बेगम को हमेशा चुभती थी। वो उनका इकलौता और लाडला बेटा था और वो कभी नहीं चाहती थी कि वो रिश्तों के बंधन में कैद होकर रह जाए। इसे अजरा से मोहब्बत थी,
अज़रा इसकी बीवी थी, वो इस बात को समझती थी, लेकिन वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो हमेशा उनकी गुलामी करता रहे। इसलिए गहरी नज़रों से इस लड़की की पीठ को देखकर कमरे में चली गईं। बेगम ने कहा था कि वो आज के बाद नौकरों के क्वार्टर में रहेगी और वो हैरत से उन्हें देखती रह गई। लेकिन खान साहब ने तो कहा था कि ये मेरा कमरा है। इसने एक हल्का सा जवाब दिया और रेहाना बेगम ने सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया। खबरदार, अगर मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश भी की तो ये सारा घर, ये सारी हुक्मरानी मेरी बेटी की है और इसके अलावा किसी की नहीं। ये सब कुछ मेरी बेटी का है, समझी? और इस रोज चुपचाप वो नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट हो गई। उसने सारे घर के कामकाज संभाल लिया था। इसके मायके में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी खैरियत ले आता। चाची ने तो शायद अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए इसे सर से उतार फेंका, और चाचा के लिए वो वैसे भी ज्यादा खास नहीं थी। बस इसकी हैसियत उनके कमरों में काम करती एक नौकरानी थी। कभी कभी अपनी हैसियत देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ती और एक ही नाम से शिकवा दिल की दीवारों से लिपट कर रह जाता कि काश इसका भी कोई अपना घर होता, कोई अपनी जिंदगी होती। लेकिन शायद ऊपर वाले ने इसके नसीब में यही कुछ लिखा था, और आने वाले हर दिन के साथ इसे अंदाजा हो गया कि रिहाना बेगम का रवैया दिन ब दिन बदतर होता चला जा रहा था। वो यहाँ अजरा की नौकरानी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही थी। अजरा इसे कभी भी नीचे दिखाने का मौका नहीं जाने देती, और अनस, वो शख्स, वो इसे यहाँ कैद करने के बाद खुद जैसे आज़ाद हो गया। हर एक चिंता से इसकी दूरी बनाने वाला तो वो पहले ही नहीं था, लेकिन एक नरम दिल की उम्मीद थी, और वो भी खत्म हो गई। अनीसा बेगम की हर तरह इसने सेवा करके देख ली थी, और इस रोज अनीसा बेगम ने नरमी से इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब बिठा लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी बनकर मेरी बात सुनोगी और किसी से भी जिक्र नहीं करोगी। उनके दयालु चेहरे पर प्यार छाया हुआ था, और वो बस हामी भरती रही, वरना अनीसा बेगम भी हमेशा खामोश नजर डालकर खामोश रह जाती। शायद उन्हें अपनी हैसियत का पता था। आप बताएं आंटी जान, मैं आपकी बात मानूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। इसने नरमी से उनका हाथ थाम लिया। तुम अनस की बीवी हो, अपनी हैसियत को पहचानो और अनस को अपनी तरफ करने की कोशिश करो। वो तुम्हारा शोहर है बेटा, और इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। इन दिनों में हो सकता है इनके बीच कोई रिश्ता ना बने, और ये तुम्हारे लिए सबसे खास दिन है। उन्होंने कह दिया था, और वो पल भर में उनके सामने खड़ी होकर हैरत और बेचैनी से देखती रह गई। आप जानती हैं कि मैं यहाँ किस हैसियत से हूँ? इसने बेहद नरम भरे लहजे में कहा था। मैं नहीं चाहती कि अपनी जात के लिए और मुश्किलें पैदा करूं, इसलिए मुझे इन मामलों से दूर रखें। इसने खड़े हाथों से मना कर दिया। लेकिन इस रोज अनीसा बेगम ने इसे नई राह दिखाई थी। वो तुम्हारा शौहर है, तुम इसके करीब आने का हक रखती हो। अगर इसे भी अपनी तरफ नहीं करोगी तो हमेशा के लिए अपनी पहचान खो दोगी। मर्द की जिंदगी में हमेशा किसी न किसी औरत की कमी रहती है, और ये कमी इसे तुम्हारी तरफ करेगी। और इस रोज इसने खामोशी तो अपनाई, लेकिन अनीसा बेगम की बात इसके दिल में घर कर गई, और इसने अनस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इसे यकीन था कि अनस अजरा के अलावा किसी पर एक नजर डालना भी पसंद नहीं करता। इस रोज जब वो अनस का कमरा साफ करने के लिए गई तो अजरा लॉन में टहल रही थी। वो कुछ कागजात उठाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। जब इसे झाड़ू पोछा करते देखकर रुककर इसे देखने लगा। तुम अब इस कमरे में नहीं होती, क्या कहीं और शिफ्ट हो गई हो? इसने बस एक साधारण सा सवाल किया, और वो 2 कदम अनस के करीब आ गई। जी, मैं नौकरों के क्वार्टर में रहती हूँ। अनस ने इसका चेहरा देखा था, मासूमियत और जवानी से भरा, चमकता हुआ लाल सफेद चेहरा, जिस पर हल्की हल्की धूल जमी हुई थी। धूल मिट्टी में काम करते हुए शायद इसने अपनी देखभाल कम कर दी थी। अपना ख्याल रखा करो, तुम यहाँ सिर्फ नौकरानी नहीं हो। और वो हैरत से अनस को देखती रह गई। वो इसके बेहद करीब खड़ा था, इतना करीब कि वो दोनों एक दूसरों की नजरों में उमड़ते हुए सवालों को अच्छी तरह देख रहे थे। इसकी बीवी थी, इसके हक में थी, और अजरा की तरफ से इसे पूरी पाबंदी में रखा गया था। अजरा का दिल चाहता वो इसके दस्तरस में आ जाती, और अगर उसका दिल नहीं चाहता तो महीने इसे इंतजार की सजा पर लटकाए रखती। और यही वजह थी कि वो इस लड़की की तरफ हो रहा था। खान साहब, वो बेबस
2 कदम इसके करीब आ गई। मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खान साहब, मेरे लिए क्या कोई आज़ादी का परवाना नहीं होगा? वो धड़कनों पर नजर गड़ाए खड़ा रहा, जो बेकरारी से इसे अपने करीब खींच रही थी। इसका बेहद मुलायम चेहरा और भीगी भीगी आंखें इसे किसी और दुनिया में ले जा रही थी। बेबस इसका हाथ उठा और सामने खड़ी मासूम सी लड़की की जुल्फों में उलझता चला गया। इसने नरमी से उसे अपने करीब कर लिया और बिना सोचे समझे इसके होठों पर झुका और फिर झुकता चला गया। शायद ये बेबसी थी और बेबसी में उभरने वाले जज्बात बेकाबू होकर इसे अपने वश में करने में कामयाब हो गए। इससे पहले कि वो दोनों अपनी हदें पार कर देते, जब कमरे का दरवाजा जोर से खुला और आने वाले शख्स को देखकर वो शॉक्ड रह गए। अजरा दरवाजे पे खड़ी थी, इन दोनों को हैरत और बेचैनी से देख रही थी और अगले पल इसकी नजरें गुस्से में बदल गईं। इसकी आंखों से आग टपक रही थी, लाल आंखें। और फिर आगे बढ़कर इसने सख्ती से खिजरा का चेहरा दबोच लिया। वो बस मैं काम कर रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे में मेरे शौहर के करीब खड़ी हो। वो भूल चुकी थी कि सामने खड़ी लड़की भी इसकी जितनी हैसियत रखती है। अनस बेबस आगे बढ़ा। इसकी कोई गलती नहीं, ये यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा कर रही थी। मेरी बात सुनो अजरा। इसने नरमी से अजरा का हाथ पकड़ना चाहा था, लेकिन अजरा ने इसे पीछे धकेल दिया और एक जोरदार थप्पड़ खिजरा के चेहरे पर दे मारा। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी किसी भी चीज के करीब भटकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगी कि तुम गिनते गिनते रह जाओगी। इसका सख्त लहजा दीवारों को हिला रहा था और सामने खड़ी कमजोर लड़की बुरी तरह कांप रही थी। भीगी हुई पलकों के साथ इसने एक नजर अनस को देखा और अजरा ने इसे दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। आज के बाद अनस और मेरे कमरे के करीब भटकने की कोशिश मत करना। निकलो यहाँ से। यूं धक्का देने पर वो दरवाजे में गिरी और फिर उठकर एक नजर अनस पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। इसका पूरा वजूद कांच की तरह बिखर गया था। अनीसा बेगम ने कहा था कि वो अपने शोहर को आकर्षित करने की कोशिश करो, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि उनके बीच सदियों की दूरी कायम है और इस सारी दूरी पर अजरा का कब्जा है। वो कभी भी अनस को इसके करीब नहीं आने देगी। और अब अजरा ने पलटकर अनस को देखा था। यानी मैं भूल गई कि नरम तबीयत का मालिक शख्स कैसे एक औरत से दूर रह सकता है। और फिर तुमने मेरी सारी मोहब्बत को मिट्टी में मिला दिया। मेरी बात सुनो अजरा, ये सब कुछ बेबसी में हुआ है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कुछ नरमी दिली से बात कर रहा था, लेकिन अजरा अब इस पर यकीन करने वाली नहीं थी। मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे इस घटिया मिजाज से, जो हर औरत को देखकर पिघल जाते हो। वो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी। डायरेक्ट आपसे तो तुम तक का सफर। और अनस ने पहली बात से रोका था। बदजुबानी की कोशिश मत किया करो हर बात में अजरा। अगर बेबसी में मैंने ऐसा कुछ कहा भी है तो मेरी बीवी और ये कहना ही अनस को मुसीबत में डाल गया। अजरा ने पास पड़ा फूलदान जमीन पर दे मारा और वो 2 टुकड़ों में बट गया। इस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बेवजह गुस्सा करती या तनाव लेती, इसलिए अनस नरमी से बात कर रहा था। लेकिन तभी रेहाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। इनकी आदत ही हमेशा अपनी बेटी और दामाद के मामलों में बोलने की। मम्मा, आपने देखा इस शख्स को? ये मेरे ही बेडरूम में खड़ा इस नीच जात की लड़की के साथ रिश्ते बना रहा था और मुझे कह रहा है कि वो मेरी बीवी है। इसने रेहाना बेगम से कह दिया और रेहाना बेगम गुस्से से अनस को देखती रह गईं। ताई अम्मी, आप कमरे से जाएं। यह हम दोनों का मामला है, हम कुछ सुलझा लेंगे। रेहाना बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। दोनों पर नजर डालकर वो कमरे से बाहर चली गई और अजरा तो चीखने लगी थी। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरी मम्मा से? इसने नरमी से अजरा को समेटकर अपने करीब कर लिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो अजरा। तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो कि गुस्सा करो। हम बैठकर बात करते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें मुझे इसके करीब देखकर अच्छा नहीं लगता तो मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो बेबसी में हुआ था। लेकिन अजरा जा रही थी और इसके बिगड़ने पर इसने सख्त नजर अजरा पर डाली और फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें कुछ समझाना ही नहीं चाहता। वो कमरे से बाहर चला गया और अजरा ने हंगामा कर दिया। कमरे की हर एक चीज को इसने दीवार पर दे मारा। अनीसा बेगम अपने कमरे में रही।
ये रोज का मामला था। वो हर बात में इस तरह गुस्सा करती थी। हर बात में जिद और अहंकार को बीच में लेकर आना इसकी आदत बन चुकी थी। वो उम्र में अनस से 1 साल बड़ी थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह असुरक्षित होती जा रही थी। और अनीसा बेगम को अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने बेटे और बहू के मामलों में बेवजह बोलती रहें और उनके मामलों को बिगाड़ दे। उन्हें दूर रहना अच्छा लगता था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि अपने बेटे के हालात से परेशान होकर अब चाहती थी कि इनकी बेटे की दूसरी बीवी यानी कि खिजरा इसके करीब आए और रिश्ते बनाए, ताकि इसकी जिंदगी में भी सुकून आए। जब तक वो किसी खुशगवार माहौल में रहने वाली औरत से परिचित नहीं होगा, वो कभी भी इस हकीकत को स्वीकार नहीं करेगा कि अजरा के साथ कोई भी इस तरह की औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ अनस की हिम्मत है जो वो अजरा के साथ इतनी मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहा है। इस शाम वो वापस आया तो अजरा ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इसने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो देर तक दरवाजा पीटता रहा। नौकर हैरत से देख रहे थे। वो शर्मिंदा सा खड़ा था और फिर उसने रिहाना बेगम से भी माफी मांग ली, लेकिन अजरा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मैं कभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हें अंदर आने की इजाजत दूंगी। अनस का गुस्से से बुरा हाल था। अजरा, दरवाजा खोलो, पागलपन मत करो। लेकिन अजरा अपनी बात पर अड़ी रही और आखिरकार दरवाजे पर जोरदार लात मारकर इसने गुस्से से चीखते हुए अजरा से वो कुछ कह दिया जो वो नहीं कहना चाहता था। ठीक है, तुम अपनी मर्जी करो, तो मैं आज के बाद वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी, और आज के बाद मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। अजरा, मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा लिया। वो गुस्से से कहता हुआ पलट गया और सीधा नौकरों के क्वार्टर में चला गया। ये बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपने कमरे में ये अचानक खान साहब को देखकर वो घबराकर उठ खड़ी हुई और अनस ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और फिर बेड पर जाकर लेट गया। वो कुछ देर इसे देखती रही और फिर इसके करीब आकर बैठ गई। नरमी से हाथ बढ़ाकर इसने अनस के पैरों के जूतों से आज़ाद किया। मैं माफ़ी मांगती हूँ, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। अनस ने सर उठाकर इसे देखा। अब तुम ये माफी मांगने वाले ड्रामे शुरू कर दो। जाओ यहाँ से, इसने सख्त लहजे में कहा था और वो चुपचाप उठकर अनस से दूर हो गई। शायद इस वक्त वो अकेलापन चाहता था और इसके करीब नहीं आया था। बस अजरा को दिखाने के लिए उसकी जिद में आकर इसने ये कदम उठाया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उठाया गया कदम इसकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है। अजरा की तबीयत खराब थी, लेकिन इसने जिद में आकर किसी को भी नहीं बताया, ना ही रेहाना बेगम को और ना ही दरवाजा खोलकर किसी से मदद मांगी थी। वो बस दर्द से परेशान होती वहीं फर्श पर बैठी रही। सिर्फ जिद और अहंकार में आकर इसने अपना नुकसान किया था। इसकी तबीयत पर गुजरते हुए पल के साथ बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार जब दर्द हद से बाहर हो गया तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन फर्श पर बैठते ही एक जोरदार चीख इसके मुंह से निकली। इसने रेहाना बेगम को पुकारा था और फिर वो चीखती रही। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। रेहाना बेगम ने इसकी चीख सुनी और दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने फर्श पर लेटी हुई थी। मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलें, इसने उखड़ती हुई सांसों से कहा। अनीसा बेगम भी फौरन वहां पहुंच गईं और नौकरानी अनस को बुलाकर आई थी, लेकिन इसने अनस को अपने करीब आने से रोक दिया। तुम मेरे करीब नहीं आओगे, हरगिज भी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। वो अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई थी, लेकिन अनस ने इसके गुस्से की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। उसकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। ब्लड प्रेशर भी काफी कम था और कमजोरी और तनाव की वजह से दर्द बढ़ गया था। डॉक्टरों ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इसे बहुत देर से अस्पताल लाया गया। उसकी हालत काफी खराब है और वो राहदारी में बेताबी से चलते हुए सिर्फ अजरा के लिए दुआ कर रहा था। वो नहीं जानता था कि कौन सा पल कयामत बन जाए, लेकिन हर गुजरता वक्त इसे डर में डाल रहा था। रेहाना बेगम की लानत मलामत, सारा कसूर, सारा इल्जाम ही अनस के कंधों पर डाले बैठी थी और अनस भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इसे इस हाल में अजरा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, हालांकि इसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इसने बहरहाल अजरा से माफी मांगी। जो कुछ हुआ उस लड़की की वजह से हुआ। शक की एक जहर ने इसकी रगों में फैलना शुरू कर दिया।
कुछ देर गुजरी थी। जब डॉक्टर इसे बाहर आता हुआ दिखाई दिया, वो वहीं सकित खड़ा रह गया। इसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर डॉक्टर से हाल पूछता। जब डॉक्टर ने पेशेवराना नरमी से इसके कंधों पर हाथ रखा, हमने मरीज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है। हम कुछ देर बाद इसे आपके हवाले कर देंगे। डॉक्टर ने खुशखबरी के साथ एक ऐसी खबर सुनाई थी जो सुनते ही वो दीवार से जा लगा। पहली बार इसे लगा था कि वो जिंदगी में हार गया और हारने वाली चीज उसकी मोहब्बत थी। अजरा, रिहाना बेगम की चीखें पूरे अस्पताल को सर पर उठाने के लिए काफी थी। वो चीख रही थी, अनीसा बेगम को इल्जाम दे रही थी, खिजरा को लानत भेज रही थी और सामने खड़े हुए अनस को भी गालियों से नवाज रही थी। उन्हें यूं लगता था जैसे कि ये सब लोग उनकी बेटी के कातिल बन गए। अजरा यूं अचानक जा सकती है, किसी को भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इसने अपनी इज्जत में आकर वो सब कुछ कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। हालांकि एक मामूली सी बात ये थी कि निकाह अनस ने अजरा की मर्जी से किया था, लेकिन इसके बाद इसका रवैया इसकी सोच से बाहर था। शायद इसने ये सब कुछ ब्लैकमेल करने के लिए किया था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी इस जिद में आ गई और इसकी जिंदगी की नाजुक डोर इसके हाथ से छूट गई। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स ने वो बच्ची लाकर अनीसा बेगम के हाथों पर रख दी और रेहाना बेगम ने झपटते हुए वो नन्ही सी गुड़िया उनके हाथों से छीन ली। तुम लोग मेरी बेटी को निगल गए हो और मैं अब अपनी नवासी को कभी भी तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी। आज अगर अकील साहब जिंदा होते तो तुम सबको जिंदा जला देते। अजरा की लाश नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी गलती इसे इस दुराहे पर लाकर खड़ा कर देगी। अजरा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वो आखिरी मुलाकात, आखिरी बात भी नहीं कर पाया था। ना ही कोई माफी, ना कोई वसीयत, बस चुपचाप उसका नाम छोड़कर चली गई। इसलिए कहा जाता है कि हर एक के साथ अपने रिश्ते बेहतर से बेहतरीन रखें, क्योंकि मौत का कोई वाक़या तय नहीं होता। कब मौत का फरिश्ता आपको आकर दबोच ले और आप बस तड़पने के अलावा कुछ ना कर पाएं। और अजरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चाहे उसके दिमाग में कितने भी ख्यालात थे, लेकिन जिंदगी ने इसे एक बार की मोहलत नहीं दी और अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले करके वो एक ऐसी राह पर चल निकली जो सबके लिए तय है। अजरा के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। न जाने क्यों शक का जहर इसे जकड़कर रख चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अजरा इसे यूं छोड़कर चली जाएगी। रह रहकर इसे अजरा की सख्ती का एहसास होता। साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ इन दोनों की आपसी इज्जत थी, और आज इससे पहले भी इन दोनों के बीच इससे ज्यादा तीखे झगड़े हुए थे। लेकिन अजरा का यूं चले जाना, बच्चे की सारी जिम्मेदारी रिहाना बेगम ने उठा ली थी। वो तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इतना शक करने लगी थी और एक ही बात बार बार दोहराती थी कि खिजरा को घर से निकाल दिया जाए। उसकी वजह से उनकी बेटी की जान गई और खिजरा को दोबारा कभी हवेली में नहीं देखा गया। वो नौकरों के क्वार्टर के इस कोने में सुकड़ती रही, जैसे कि अगर उनके सामने बाहर निकलेगी तो वो उसे बेघर कर देंगी और वो बिना छत के सड़कों पर भटकेगी। इस रोज भी अनीसा बेगम ने इसे बाहर आने के लिए कहा था और इसे हुक्म दिया कि वो चाय बनाकर अनस के कमरे में देकर आए। अजरा को गए हुए 1 महीना होने को था और अनस यूं बेताब और बेचैन फिर रहा था, जैसे कि खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर सारी जिंदगी उसके नाम पर गुजारने का इरादा रखता हो। और अनीसा बेगम अपने बेटे को देख देख कर परेशान हो रही थी। रेहाना बेगम की नफरत बेजा थी। जो कुछ हुआ था वो कुदरत का फैसला था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा हर एक से शक करके खुद को एक कमरे में बंद कर ले। इस रोज उन्होंने खिजरा को हुक्म दिया कि चाय अनस के कमरे में लेकर जाए, और वो बस अनीसा बेगम को देखती रह गई। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे बहुत डर लगता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और मैं उनकी तकलीफ में और बढ़ोतरी नहीं कर सकती। इसने इनकार कर दिया और अनीसा बेगम ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। तुम उसकी बीवी हो, उसके करीब जाओ, उसके दुख में शामिल होकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करो। माना कि उसका नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। इसे हर हाल में इस दौर से बाहर निकलना होगा। और डरते डरते वो अनस के कमरे में चली गई। अनस उसे देखकर आग बबूला हो चुका था। सख्ती से इसे गर्दन से दबोच लिया। तुम्हारी वजह से
मेरी अज़रा मुझे छोड़कर चली गई। कितना शक करती थी वो तुमसे, कितनी नफ़रत करती थी तुमसे, और मैंने सिर्फ़ तुम्हारे लिए उसे खुद से दूर कर दिया। न जाने उस रात वो कितनी तकलीफ़ में होगी। वो बस कह रहा था और खिज़रा इसके हाथों में तड़प रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी बात सुने। इसके साथ हाथ हटाते, इसका चेहरा देखकर इसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनस को वो एक पल के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं थी। मैं अब तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। ये ना हो कि मैं तुम्हें अज़रा के पास पहुँचा दूँ और तुम ज़िंदगी से हाथ धो बैठो। इस रोज़ वो उसके कमरे से जान बचाकर निकली थी और इतनी डरी हुई थी कि अनीसा बेगम के कमरे में जाकर उनके कदमों से लिपट गई। ऊपर वाले के लिए मुझे बचा लें आंटी। मुझे आज के बाद खान के सामने नहीं जाना, वो मुझे मार डालेंगे। वो बुरी तरह रो रही थी। न जाने नसीब ने इसे इतना बेइज्जत क्यों करना था कि हर बात में इसी को जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन अब अनीसा बेगम ने खुद का इरादा कर लिया था कि अनस को इस तरफ मनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि रिहाना बेगम का गैर न्यायपूर्ण और सख्त व्यवहार मासूम सी बेजार लड़की हर रोज बर्दाश्त करती रहे। और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हर किसी को इसकी तरफ मनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अनस से वादा लिया था कि वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आएगा, क्योंकि अगर वो अजरा से मोहब्बत करता है तो उसकी औलाद के खातिर उसे खुद को इस दौर से बाहर निकालना होगा। और कुछ ही दिनों की कोशिश के बाद वो मान गया कि वो दोबारा बाहर आकर बैठता, सबके सामने बोलता। ये सब कुछ उसने शुरू तो कर लिया था, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत थी उसके दिमाग को ठीक करने की। और अनीसा बेगम ने इस बारे में उसके दोस्त मोहसिन को चुना। उन्होंने मोहसिन को सारी बातें विस्तार से बता दी और मोहसिन ने उन्हें निश्चित रहने के लिए कह दिया। अनस वफादार था और ये बात इसकी प्रशंसनीय थी, लेकिन एक बीवी के साथ वफादार रहकर दूसरी बीवी के हक में कोताही करना मर्दानगी नहीं होती। ये शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि अजरा के दबाव में आकर की थी, क्योंकि अजरा को हर हाल में रिहाना बेगम का हुक्म मानना था। और रिहाना बेगम की यही ख्वाहिश थी कि वो लड़की बनी होकर इस घर में आए। और इस रोज़ मीटिंग अटेंड करने के बाद वो मोहसिन के साथ डिनर करने चला गया। अब वो पहले से ज़्यादा संयमित और सुकून में था। शायद मोहसिन की संगत और अनीसा बेगम के हाथों का असर था कि उसने ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया और अपनी बेटी के साथ खेलता, उसके साथ समय बिताता और काम-काज की तरफ खुद को ध्यान देकर इस दौर से बाहर निकलने की कोशिशों में था। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में थे जब गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और आने वाले छोटे से लड़के ने गुलाबों के लाल गजरे इसकी तरफ बढ़ाए थे। गजरों को देखकर इसे तुरंत अजरा का ख्याल आ गया। वो हमेशा अजरा के लिए ऐसे खूबसूरत गजरे बनवा कर ले जाता और उसे पहनाने की कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा मना करते हुए कह देती कि उन्हें साइड पर रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। और वो वहीं पड़े सूख जाते। अजरा के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती थी, लेकिन इसके लिए बहुत मायने रखती थी। नहीं चाहिए, इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर मना कर देता, जब मोहसिन ने आगे बढ़ाकर 2 गजरे ले लिए और इसकी गोद में रख दिए। ये लेते जाओ भाभी के लिए, तुम्हारे काम आएंगे, उसने कह दिया। और वो हैरत से मोहसिन का चेहरा देखता रहा। सब कुछ जानने के बावजूद वो शिकायत कर रहा था, तुम दोबारा वो गलती क्यों कर रहे हो जो गलती तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ देगी। अगर तुम ये समझते हो कि तुमने अजरा भाभी के साथ अन्याय करके उन्हें तकलीफ दी और मौत की नींद सुला दिया, तो क्या दूसरी लड़की यानी कि खिजरा भाभी तुम्हारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती? वो भी जीती जागती इंसान हैं, तो तुम पर हक रखती हैं और तुम उन्हें हर रोज बेमौत मार रहे हो। मोहसिन ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अजरा के अलावा किसी की तरफ नजर उठाकर देखूं, और वैसे भी मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर गुजार देना चाहता हूँ। वो बेचारगी से मोहसिन को देख रहा था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम सारी जिंदगी गुजार सकते हो क्योंकि तुम्हें उनसे मोहब्बत है, तो क्या खिजरा भाभी को अभी तक तुमसे मोहब्बत नहीं हुई होगी? आज उन्हें इस घर में आए हुए लगभग 1 साल होने को है, और इस 1 साल में क्या उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा? क्या उन्हें कभी वो ख्वाहिश नहीं सताती होगी
जो ख्वाहिश हर औरत के दिल में आती है, वो अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी का आगाज करें। उन्हें तुम्हारे घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत हासिल है, आने जाने खाने पीने की इजाजत नहीं। ना ही वो तुम्हारी बेटी को अपने हाथों में उठा सकती हैं, क्योंकि उन्हें नीच और बदजात समझा जाता है। मोहसिन लगातार खिजरा के बारे में बातें कर रहा था और वो ना चाहते हुए भी सुन रहा था। इसके दिमाग के पर्दे पर वो बेजार सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उठाए इसे बेचारगी से देख रही थी, और फिर चुपचाप इसने वो गजरे रख लिए और इस रोज न जाने वो क्या सोचकर हवेली में दाखिल हुआ और सीधा नौकरों के क्वार्टर में चला गया। वो अभी तक वहीं पर रहती थी। इसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जब दरवाजा खुला और वो इसे यहाँ देखकर हैरान रह गई। खान साहब, मुझे बुला लिया होता। वो हमेशा की तरह सम्मान और आदर से इसके सामने झुक रही थी और वो इसके सामने खड़ा था। इसके चेहरे को देखता रहा। मुझसे कभी शिकायत नहीं की, बस मेरी शिकायत को ही ध्यान में रखा तुमने। आखिर तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को शामिल कर लेना चाहिए जो तुम्हारे लायक हो? उसने कह दिया था और सामने खड़ी लड़की का चेहरा बेबस लाल हो गया। खान साहब, ऊपर वाला ना करे, ऐसा ना कहे कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे जीवन साथी आप हैं। चाहे मैं वनी होकर यहाँ आई हूँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ औरतों के लिए बस एक मर्द ही चुना जाता है और फिर वो सारी जिंदगी उसके नाम पर गुजार देती हैं, और मुझे आपके नाम पर जिंदगी गुजारने में कोई एतराज नहीं, उसने कह दिया था। और वो उसका सुंदर चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। उसने सारी जिंदगी तमन्ना की थी कि अजरा कभी उसके साथ इतने नरम लहजे में बात करे, कभी सम्मान और आदर से उसके सामने झुके, कभी उसके जज्बात का ख्याल रखे, बेखौफ उसके आगोश में पनाह ले ले। लेकिन सामने खड़ी हुई लड़की ऐसी थी, न जाने क्या सोचकर उसने हाथ बढ़ाए और उसकी नाजुक कलाइयों को थाम कर वो गजरे उसकी कलाइयों की शोभा बना दिए। वो उसके प्रभाव देख रहा था जो पल भर में बदल गए। वो फटी फटी नजरों से गजरों को देख रही थी और फिर अपनी दोनों कलाइयों को जोड़कर नाक के करीब ले जाकर इसने खुशबू को अपने अंदर उतार लिया। उसकी आंखें सुकून से बंद होती चली गईं और फिर उसने बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें खोलकर सामने खड़े शख्स को देखा था। खान साहब, कि ये मेरे लिए हैं? वो भी शक में थी और वो पीठ पर हाथ बांधे नरमी से मुस्कुराता हुआ देखता रहा। कल से अपना सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ रहो। इसने अगला हुक्म दे दिया था और इसे यूं लग रहा था जैसे कि आज रात चांदनी रात है। वो शख्स इसे अपनी मर्जी से अपनी दस्तरस में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी नहीं चाहा था कि अजरा उनके रास्ते से हट जाए। जो कुछ हुआ वो नसीब का लिखा था, जिसे हर सूरत स्वीकार करना पड़ता है। वरना वो हमेशा से समझती चली आई थी कि खान साहब और इस हवेली पर सबसे पहला हक अजरा का है, बल्कि सब कुछ ही अजरा का है, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक बेकार चीज की तरह भी जिंदगी गुजार लेगी तो उसकी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। इसे किसी चीज का लालच नहीं। लेकिन अब वो शख्स उसे अपनी मर्जी से अपनी दस्तरस में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते की ट्रे अनीसा बेगम के करीब रखते उसने खुशी से उनकी आंखों में झांका था। बेटा, क्या हुआ है? वो पहली बार उन्हें मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। इसके चचेरे भाई ने जो कुछ किया था वो निंदनीय था और वह अपनी गलती भी मान चुका था, लेकिन ये सब कुछ एक गलती की शक्ल में हुआ। उसने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी थी और वनी से उसकी आज़ादी की ख्वाहिश भी जाहिर की थी, लेकिन उसे माफ कर दिया गया क्योंकि वो लड़की पहले अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। लेकिन वनी से वापस आज तक कोई लड़की नहीं आई, इसलिए इसकी इस ख्वाहिश को बेबुनियाद मानकर खारिज कर दिया गया। अनीसा बेगम से बात करते हुए वो इतनी खुश नजर आ रही थी कि अनीसा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है, आज कैसी खुशी मिल गई है जो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुरा रही हैं? वो उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में देख रही थी। रात खान साहब नौकरों के क्वार्टर में आए और उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं उनके कमरे में आ जाऊं। वो बस कह गई और अनीसा बेगम ने जैसे सुकून से आंखें बंद कर ली। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को अजरा की गुलामी करते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें अजरा पसंद नहीं थी। वो उनकी बेटी थी, उनके शौहर की भतीजी थी और इस घर की बच्ची थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उनके बेटे को हमेशा गुलाम बनाकर रखें। वो हर बात समझता था, खुददार और गैरतमंद शख्स था, लेकिन फिर भी इस बेबुनियाद एहसानों के बोझ तले दबकर रख दिया गया
और रेहाना बेगम आज भी अपनी इसी अदा पर कायम थी। वो अनीसा बेगम को और खिजरा को अपनी नवासी देने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, अगर इसका बाप मांगता तो कुछ देर के लिए उसे सौंप देती और खुद अपनी मर्जी से। अनस ने उमैजा की जिम्मेदारी रेहाना बेगम को सौंप दी थी, क्योंकि वो जानता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रही हैं। उनकी इकलौती बेटी उनके सामने जिंदगी की जंग हार गई और अब वो उनसे नवासी छीनकर उन्हें इस तकलीफ में नहीं डाल सकता था। वो जानता था कि वो सारी जिंदगी इस अमन के साथ यही रवैया अपनाएंगी, इसलिए इसने साफ लफ्जों में इस खिजरा से कह दिया कि वो उनकी किसी भी बात का बुरा न मनाए। उनका हक बनता है, आखिर उन्होंने सारी जिंदगी इस हवेली पर हुक्मरानी की है और अब अगर उनकी हुक्मरानी को खत्म कर दिया जाएगा तो वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान होंगी और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो किसी तकलीफ से गुजरे। वो इस उम्र में नफरत करती थी और बेहिसाब नफरत करती थी। नफरत इस कदर ज्यादा थी कि अगर खिजरा को अपने सामने देख लेती तो उसे बद्दुआओं से नवाजना शुरू कर देती। हालांकि खिजरा को इस घर में लाना उनकी अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि कुछ फैसले अगर कुदरत पर छोड़ दिए जाएं तो वो इंसान के हक में बेहतरीन होते हैं। अगर उस लड़के को उसी वक्त माफ कर दिया जाता तो शायद किसी को भी इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। वो अनस के कमरे में शिफ्ट हो गई। अनस के लिए सब कुछ स्वीकार करना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को अपनी जात को इस लड़की के लिए एक मौका देना चाहता था और इसे यकीन था कि अगर वो सिर्फ अजरा की मोहब्बत में आकर उस लड़की की हक तलाफी करेगा तो ये अजरा के लिए भी बहुत कठिन दौर होगा। उसकी रूह तकलीफ में रहेगी। और ये सच था कि अजरा आज भी उसके ख्वाबों की ऊंची मीनार पर विराजमान थी। वो कभी भी इसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, हमेशा उससे मोहब्बत करता था। इसलिए इस रोज खिजरा को अपने करीब करते हुए उसने नरमी से उसे अजरा और अपनी मोहब्बत की वो कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनते हुए वो प्रशंसा भरी नजरों से इस शख्स के चेहरे को देखती रह गई। इसे फक्र हो रहा था, वो एक औरत से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके सख्त रवैये, उसके हुक्म चलाने वाले लहजे को भी बर्दाश्त कर लिया जाए। वो उम्र में बड़ी थी, ये फैसला उसके बाप का था, लेकिन फिर भी वो उसकी पहली मोहब्बत थी। खान साहब, जिस तरह अजरा आपकी पहली मोहब्बत है, आप भी मेरी पहली मोहब्बत हैं और हम अपने दिलों में अपनी पहली मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखेंगे। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत निभाती रहूंगी। आपसे उम्मीद है कि आप अपने हिस्से की मोहब्बत निभाएंगे। वो उसके करीब हो गई, बेहिसाब करीब। जब वो उसकी धड़कनों पर नाचते हुए उसको होठों को चूमकर उसके वजूद को अपने आगोश में ले गया। बेजा नफरत सिर्फ वक्त का जहर थी। ऐसा लगा था कि एक पल के लिए इससे गलती हो गई, लेकिन उसका दिल और ऊपर वाला दोनों जानते थे कि इस रोज वो गलती पर नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।